Hello student, welcome to College Study Delhi University. First of all, I want to congratulate to all the first year students कि आपको ड्यू मिल गया है. भले ही आपको इस टाइम पे बिग अचीवमेंट नहीं लग रहा होगा, बट इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आपको ड्यू मिल गया है और ड्यू में भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम जैसा कोर्स मिला है. क्योंकि ड्यू में जो सबसे डिमांडिंग कोर्स इस टाइम पे रहा है दैट इज़ बीकॉम ऑनर्स एंड द बीकॉम प्रोग्राम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन. अब हम बात करते हैं आगे की. सो गाइज, अब एडमिशन तो मिल गया है, बट अब कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई तो करनी है ना, पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है. तो अब किस तरीके से आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर होने वाला है, जीई क्या होता है, सैक वैक क्या होता है, एसी क्या होता है, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट आपके होते हैं, सबके बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए, यहाँ पे ये आपका सैम 1 का सिलेबस है जो मैं लेकर आई हूँ. ठीक है, इसमें कौन कौन से कोर सब्जेक्ट होने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. देन उसके बाद मैं आपको सैक वैक एसी और जी के बारे में डिटेल में बताऊँगी. तो देखो, सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है फॉर द बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के मोस्टली सब्जेक्ट सेम ही रहते हैं. सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट चेंज होता है, उसके अलावा सब कुछ सेम ही होता है. तो बीकॉम ऑनर्स का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन. ये सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट होने वाला है. इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है. इट्स लाइक योर बिजनेस स्टडीज़. तो ठीक है, आपके बिजनेस स्टडी में जैसे था आपको पूरा पढ़ना पड़ता था, केस स्टडीज आती थी, कुछ उस तरीके से ये सब्जेक्ट आपका होने वाला है. तो ये सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का होने वाला है. इसके अंदर 3 का लेक्चर होगा और 1 का ट्यूटोरियल होगा. प्रैक्टिकल नहीं होगा. मैम इसका मतलब क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट रहे हैं ना 12th में, तो आपको पता होगा कि 30 मार्क्स वहाँ पे प्रैक्टिकल के होते थे और आपको वहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता था कंप्यूटर में. ऐसा ही आपके बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में भी होता है. बट ये सब्जेक्ट में, इस वाले सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है. आपने सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है और आपका ट्यूटोरियल अटेंड करना है. अब मैम ये ट्यूटोरियल क्या होता है? देखो, ट्यूटोरियल में क्या होता है कि आपकी क्लास को बहुत ही स्मॉल स्मॉल ग्रुप में बांट दिया जाता है और आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दी जाती हैं. आपके डाउट सॉल्विंग भी इसमें होते हैं. ठीक है, तो ट्यूटोरियल में क्या कराएगा वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है, जो भी आपका टीचर होगा. लेक्चर क्या होता है कि पूरे आपका बैच का क्लास होता है लाइक 30 to 50 स्टूडेंट, जो भी जितने भी आपके बैच में स्टूडेंट्स हैं उनकी पूरी एक क्लास होगी. ठीक है, टीचर आके आपको पढ़ाएगा, दैट इज़ योर लेक्चर 1. ठीक है, ट्यूटोरियल आपके स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर अभी पहले आपको करा रहा है एक चैप्टर, तो फिर वो बाद में शुरू करते हैं. तो ट्यूटोरियल कब शुरू होंगे तो वो आपके टीचर पे डिपेंड करेगा. लेक्चर आपके स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएंगे. आपका जो भी टाइम टेबल होगा ना, उसके अंदर एल लिखा है दैट मीन लेक्चर एंड टी लिखा है दैट मीन ट्यूटोरियल और अगर पी लिखा है दैट मीन्स प्रैक्टिकल. ठीक है, अब इस सब्जेक्ट का सिलेबस समझ लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में आपका मीनिंग इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट थ्योरी है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शन है आपके, देन मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी, इंडिया इथोस ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यू ओरिएंटेड होलिस्टिक मैनेजमेंट, लर्निंग लेसन फ्रॉम द भागवत गीता एंड रामायण. ये आपका पहला यूनिट है. सेकेंड यूनिट है आपका प्लानिंग वाला. उसके अंदर आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेटिंग, डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट, then technique for individual and group decision making, planning via strategy, meaning and element of the business firm environment, macro, meso and the micro. ठीक है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी प्लानिंग. देन आपका यूनिट 3 आएगा ऑर्गेनाइजिंग. यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गोग्राम, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, कंपैरेटिव स्टेबिलिटी एंड चेंज ओवर टाइम, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ध्यान दो तो आपको ये लग रहा होगा ना कि अरे ये तो सब 12th में पढ़ा ही हुआ है. हाँ, 12th का ही सिलेबस है. आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, उसके अंदर जनरली आपका 12th का ही सिलेबस होता है. उसमें बस थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया जाता है क्योंकि अब आप कॉलेज में आ गए हैं, अब आप 12th में नहीं रहे हैं. देन आपका जो 4th यूनिट होगा डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. यहाँ पे आपको मोटिवेशन पढ़ना है, लीडरशिप पढ़नी है, देन लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं, देन कंट्रोलिंग पढ़ना है पूरा. देन 5th यूनिट जो है दैट इज साइलेंट डेवलपमेंट एंड कंटेम्प्रेरी इशू इन द मैनेजमेंट. यहाँ पे आपको मैनेजमेंट चैलेंजेस पढ़ने हैं 21st सेंचुरी के, फैक्टर्स, रीशेपिंग एंड रीडिजाइनिंग एंड मैनेजमेंट पर्पस. ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है. इसमें कौन कौन सी बुक आपको रेफर करनी है, कौन कौन सी रीडिंग खरीदनी है, कैसे पढ़ना है, वो सब के लिए मैं अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको मैं बहुत ढंग से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है, देन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है बिजनेस लॉ. बिजनेस लॉ के अंदर आपको लॉ पढ़ना है एंड अगेन ये 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है. 3 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल इसमें भी नहीं है. ठीक है मैम, किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा? हाँ, अभी आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसके अंदर प्रैक्टिकल होगा. वन मोर थिंग कि
जो आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं इन्हें कहते हैं डीएससी। डीएससी मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। ये आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा जो एईसी, वैक और जी और सैक आप लेते हैं वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। ये डीएससी सब्जेक्ट ना आप खुद से चूज़ नहीं कर सकते, ये कोर्स में कंपलसरी होते हैं और आपको ये पढ़ने ही होते हैं। तो ये आपके डीएससी सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट है और मैं आपको बता रही हूँ। आपके डीएससी सब्जेक्ट जो है वो 4 क्रेडिट के होते हैं। इसके अलावा आपका जो जी सब्जेक्ट है वो भी 4 क्रेडिट का होता है, ठीक है। लेकिन जी आप खुद से चूज कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन यूनिट सेकेंड आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ द ब्रीच होगा। देन उसके बाद आपका थर्ड यूनिट होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब आपको लग रहा होगा ये तो इतना छोटा सा है तो यूनिट भी बहुत छोटा होगा। नहीं, ये यूनिट आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा। वन मोर थिंग कि आपको बिजनेस लॉ के अंदर केस लॉस भी आते हैं, वो आपको समझने पड़ते हैं, कुछ याद भी रखने पड़ते हैं। तो ये सारे ही सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से लेके पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सीनियर्स ने बोल दिया कि अरे 1 मंथ पहले भी हो जाता है तो आप 1 मंथ पहले करना शुरू करें। नहीं, आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपने ये रिस्क नहीं लेना, सेकेंड सेमेस्टर से भले ही रिस्क ले लेना, ठीक है। देन यूनिट 4 आपका होने वाला है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, मीनिंग एंड डिफरेंस क्या है सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल में, कंडीशन एंड वारंटी, ट्रांसफर टू ऑनरशिप ऑन गुड्स इंक्लूडिंग सेल्स बाय ऑनर, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। देन आपका यूनिट 5 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसमें आपको इसके फीचर्स पढ़ने हैं, डिफरेंस क्या होता है एलएलपी में एंड पार्टनरशिप में, ठीक है। देन एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। आपके 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। अब आता है आपके तीसरा सब्जेक्ट, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे आपके 12th क्लास में अकाउंट्स थी ना जो आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ती थी, अगर नहीं करते थे तो फिर दिक्कत पड़ती थी, तो ये वैसी ही होने वाली है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी वजह से बच्चों की सीजीपीए बहुत ज़्यादा गिरती है, बिकॉज वो पहले से पढ़ते नहीं और बाद में दिक्कत आती है। इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल भी आएगा और थ्योरी भी आएगा। ऊपर के जो 2 सब्जेक्ट थे उनमें सिर्फ थ्योरी आनी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आना, बट यहाँ से आपका न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों ही आएगा। अब देखो ये 4 क्रेडिट का है, इसमें लेक्चर है 3 का और एक प्रैक्टिकल है, ट्यूटोरियल नहीं है। अब प्रैक्टिकल में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में आपको टैली सीखना है। अब ये कौन सिखाएगा टैली, मैम अलग से कोचिंग लगा ले? नहीं, आप जिस भी कॉलेज में हैं वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा, आपको वहीं पे टैली सिखाया जाएगा। बट हाँ, प्रैक्टिकल अटेंड करना, कोई भी प्रैक्टिकल छोड़ना मत, क्योंकि एक प्रैक्टिकल आपने छोड़ा तो आपका टीचर आपके लिए दोबारा रिपीट नहीं करेगा, आप फिर वहाँ से पीछे हो जाओगे, आपको बीच में से फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस है। इसमें आपको कॉन्सेप्शनल फ्रेमवर्क पढ़ना है, मतलब ये सारा का सारा थ्योरी प्रोसेस है, पूरा का पूरा आपका थ्योरी सिलेबस है ये यहाँ तक का, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना है, ये भी थ्योरी है जो आप पढ़ के भी आए होंगे 12th में। ऑन गोइंग प्रिंसिपल, कोस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रियलाइजेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये सारी चीज़ें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है, IRFS और इंड AS, ठीक है। देन उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस आपका यहाँ से शुरू होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपकी सेकेंड यूनिट ये रही, बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ पे बिजनेस इनकम में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है रेवेन्यू का, बिजनेस इनकम का, मेजरमेंट कैसे करते हैं बिजनेस इनकम का, रिलेवेंसी क्या है अकाउंटिंग पीरियड की, कंटिन्यूटी ऑफ डॉक्ट्रिन, मैचिंग कॉन्सेप्ट इन अ मेजरमेंट ऑफ इनकम, ऑब्जेक्टिव क्या है मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम का। देन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करना है विद रेफरेंस टू AS9, ठीक है। फिर अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद रेफरेंस टू AS10, इम्पैक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन का ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन LIFO, FIFO, वेटेड एवरेज मेथड पढ़ना है, ये क्या है, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, तो ये सारे का सारा न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है। देन उसके बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। मैम ये तो हमने पढ़ रखा है 12th में, अरे ये तो हमारा बिल्कुल जाना पहचाना टॉपिक आ गया। हाँ, काफ़ी कुछ आपका 12th के जैसा ही है, थोड़ा ही हार्ड है, बट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा आसान ही है तो छोड़ दे, क्योंकि कॉलेज लेवल एग्जाम होता है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर आता है वो भी काफ़ी हार्ड आता है, PYQ से आपका काम नहीं चलेगा, खासकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो देन उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस डिपार्टमेंट लीज, ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आता है, इसके अंदर से मोस्टली थ्योरी आती है, मुश्किल से कोई एक न्यूमेरिकल बन सकता है तो वो देख लेंगे हम, बाकी पूरा थ्योरी पोर्शन है, ठीक है। अब तक हमने बात करी आपके DSC सब्जेक्ट की, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट थे, ठीक है। अब इन कोर सब्जेक्ट के अलावा भी आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं। आपके टोटल सब्जेक्ट जो होने वाले हैं ना
फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में भी आपके जो टोटल सब्जेक्ट होने वाले हैं वो 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं। ओके, इन 7 सब्जेक्ट में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो ये आपके ये 3 सब्जेक्ट हैं डीएससी कोर वाले। इसके अलावा जो बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं वो आपको खुद से चूज़ करने होते हैं, वो आपको कोई कंपलसरी नहीं देता कि आपको पढ़ने ही है। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है एईसी, एक होता है वैक, एक होता है सैक और दूसरा होता है जी। अब मैम इसका फुल फॉर्म भी बता दो। तो ये एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, ये वैल्यू एडिशन कोर्स है और ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है। जी आपका जनरल इलेक्ट्रिक होता है। एईसी, वैक, सैक और ये, ठीक है, ये आपके 2 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं। ये 2 क्रेडिट के होते हैं। जी आपका 4 क्रेडिट का होता है एज लाइक योर डीएससी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे एसी है ना, तो एसी में आपको 2 चीज़ पढ़ाई जाती है। पहले एसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखो एसी के अंदर आपको 2 चीज़ पढ़ाई जाती है। एक सेमेस्टर आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा और दूसरे सेमेस्टर आपको पढ़ाया जाएगा ईवीएस। ठीक है, ईवीएस में आपको कुछ चूज़ नहीं करना पड़ता कि ईवीएस ए बी सी, ऐसा कुछ नहीं होता। ईवीएस आपको पढ़ाया जाएगा, पहले आपको पढ़ाया जाएगा सेमेस्टर में ईवीएस 1 इन्वायरमेंटल साइंस, देन नेक्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस सेकंड पढ़ाया जाएगा। लेकिन हिंदी में जो है वो फिर से आपको चूज़ करना पड़ता है। मैम कैसे चूज़ करना पड़ता है? अब मान लो आपने एसी में आपको हिंदी अलॉट हुआ, अब हिंदी मिलेगा या ईवीएस ये चूज़ करने को मिलता है? नहीं, ये कॉलेज खुद से अलॉट करता है, आपको ये चूज़ करने को नहीं मिलता। अब अगर आपको हिंदी अलॉट हुआ तो उसके अंदर 3 चीज़ होती है, हिंदी ए, हिंदी बी और हिंदी सी। हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज पढ़ने को मिल सकती है? हाँ, हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज पे आपको पढ़ने को मिल सकती है। इट डिपेंड ऑन योर कॉलेज। सो बेसिकली आपको एक सेमेस्टर ईवीएस पढ़ाया जाएगा और एक सेमेस्टर आपको लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, इज इट योर हिंदी, जो डिफरेंट और भी लैंग्वेज होती हैं, पंजाबी भी होती है, तेलुगु वगैरह लैंग्वेज भी होती हैं। ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज जो है आपके कॉलेज में नहीं है तो फिर आप ना इंटर कॉलेज जाके भी उसे पढ़ सकते हो, मतलब दूसरे कॉलेज में जाके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मान लो अगर आपने हिंदी चूज़ किया या पंजाबी चूज़ किया या कोई और लैंग्वेज चूज़ किया तो उसमें 3 लेवल दिए जाते हैं, ए, बी और सी। ए लेवल किसके लिए होता है? जिसने 12th तक वो लैंग्वेज पढ़ी है। मान लो आपने 12th तक हिंदी पढ़ी है तो आपको ए लेवल अलॉट होगा। अगर आपने 10th तक पढ़ी है तो आपको बी लेवल अलॉट होगा और अगर आपने सिर्फ 8th तक पढ़ी है तो आपको सी लेवल अलॉट होगा। ठीक है, ये तो हो गया ए सी की बात। अब आ जाते हैं सैक पे। सेक जो है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स होता है। आपके पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सैक होंगे, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, स्वच्छ भारत, बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट होती है ये, फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह भी। तो आपको इसमें से कोई भी एक चूज़ करना होता है। अब चूज़ कैसे करें मैम, सेक कैसे चूज़ करें, उसके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगी, देख लेना कि सेक पे कैसे चूज़ करें, कौन से सेक है जो बहुत आसान पड़ेंगे आपको और आप बहुत ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है वैक। वैल्यू एडिड कोर्स भी ऐसा ही होता है कि आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी जाएगी और उसमें से आपको फिर एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा एज योर वैल्यू एडिड कोर्स। इसमें क्या होता है कि मान लो आप बीकॉम ऑनर्स से हैं, ठीक है, आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर लिया वैक का, फॉर एन एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने चूज़ कर लिया। देन कोई और पर्सन है वो बीएससी से है, उसने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट चूज़ किया है, कोई और है जो बीए प्रोग्राम से है, तो आप सबकी क्लास एक जगह ही लगेगी। ये कोर्स वाइज नहीं लगती है, ये सब्जेक्ट वाइज लगती है। अगर वैक का आपका एक ही सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है तो आप कोई से भी कोर्स से हो, आपका क्लास एक ही जगह लगेगी। ठीक है, देन आते हैं जी पे। देखो जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 4th ईयर करने वाले हैं तो आपको जी में माइनर मिल सकती है। अब ये मैम माइनर का क्या सीन है, देखो अगर आपने मान लो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का जी पढ़ा है पूरे टाइम या इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का पढ़ा है जी, ठीक है, अगर आपने पूरे टाइम एक ही डिपार्टमेंट का जी पेपर पढ़ा है, ठीक है, अब एक ही डिपार्टमेंट का मैम अलग अलग हर सेमेस्टर में आपको अलग पेपर ऑफर होगा, लेकिन एक ही डिपार्टमेंट का, मान लो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का ही पढ़ा है और आपने 4 ईयर का डिग्री करा है, तो उसके बाद आपको क्या होगा, जी में माइनर मिल जाएगी। अब मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में, मान लो आप बीकॉम ऑनर्स से हैं बट आपको अपना जो स्ट्रीम है वो स्विच करना है, ठीक है, और आपने पॉलिटिकल साइंस का जी पढ़ा है पूरे 8th सेमेस्टर, मतलब 4 साल पूरे, और आपको उसमें माइनर मिल गई, तो बाकी आप जो है अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आपको 4th ईयर करने का मन नहीं है या आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है तो फिर तो आप जितने भी कोर्स के जी पढ़ना चाहो किसी के भी पढ़ सकते हो। मतलब एक सेमेस्टर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, देन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, वो सारी चीज़ें, ठीक है,
तो देखो, इस चैनल पे आपको सारी वीडियो, स्टडी मटेरियल, हाउ टू स्टडी, रिगार्डिंग द सोसाइटी, सब कुछ इसी पे मिल जाएगा, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर ऑल दिस फ्री स्टडी मटीरियल एज वेल एज द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को हाइप भी करो।